ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन की वेब कॉमिक का चैप्टर नंबर 147 आ चुका है और चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हमें पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर इस रोबोट आर्मी से लड़ रहा होता है। साथ में प्रिजनर्स भी इधर खड़े होते हैं, पीछे खड़े होकर खेल देख रहे होते हैं। पूरी प्रिजनर कहता है कि अच्छा हुआ उस दिन रेडन से नंगा लड़ने के बाद मैंने तुमको बचाने का प्लान बना लिया था, तो सबके सब चिंता मत करो, मैं इन रोबोट की बीम से तुम्हें बचाऊंगा, तो मेरे पिछवाड़े के सामने बस छुप के रहना, ठीक है। हमें बताया जाता है कि भले पूरी प्रिजनर के जो पार्टनर है उनको आसानी से बुलाया जा सकता है, लेकिन वो फिर भी असली लड़ाई में नहीं लड़ सकते, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इतनी बड़ी सिचुएशन को संभालने का। तो पूरी प्रिजनर मन में यही कहता है कि मैं उनके फ्यूचर्स को इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने दे सकता, वो तो अभी बस सुधर रहे हैं, तो इसलिए मैं काफी खुश होऊंगा अगर वो मेरे पीछे रह के सीख सके मुझे देख के। तो सबसे पहली जो चीज है वो है सबको बचाना, ये सब जिंदा बचने चाहिए। तो वो यहाँ पे अपने अलग अलग अटैक्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि डार्क एंजल रश, हैवी एंजल प्रेस, वाइब्रेशन एंजल हग और मैड एंजल ट्रैम्पलिंग, और इनसे वो सभी रोबोट्स की वाट लगाता है। ये प्रिजनर्स यहाँ पे खड़े होते हैं और कहते हैं भाई क्या खतरनाक राक्षस है ये, डिजास्टर है, ड्रैगन के लोगों से लड़ रहा है ये तो इनमें से एक बंदा कहता है कि मैं तो उसको पीठ पीछे चाकू मारने वाला था भाई, लेकिन ऐसा लग रहा है काफी खतरनाक बात है ये तो, मेरे ख्याल से इन रोबोट्स को अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए और इसको मारना चाहिए यार जल्दी से। लेकिन यहाँ पे पूरी प्रिजनर इन सभी रोबोट्स की वाट लगा रहा होता है और सामने से एक अलग ही तरीके का रोबोट आता है जो कि आते साथ कहता है कि तो तुम हो एस क्लास के सबसे कमजोर हीरो, लेकिन फिर भी मॉडिफिकेशन के लिए कुछ भी चलेगा। तो पूरी प्रिजनर कहता है कि हे दोस्तों जरा पीछे हो जाओ, थोड़ा और, अरे थोड़ा और हो जाओ। तो यहाँ पे ये जो रोबोट होता है अलग ही होता है जिसका नाम होता है मशीन गॉड स्लाइस। तो स्लाइस से आपको समझ आ रहा होगा इसके जो ये ब्लेड्स है काफी फ्लेक्सिबल है और ये काफी दूर रेंज तक काट सकते हैं सबको, ठीक है। मशीन गॉड स्लाइस ये कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारे सबसे बदसूरत चेहरों को काटूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे सारी बॉडी पार्ट्स को काट के अपने साथ लेके चला जाऊंगा और अब से जितने भी एक्सेप्शनल ह्यूमंस हैं, मतलब जो कि थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा मॉडिफाइड सोल्जर के नाम पे। और वैसे देखा जाए तो तुमने मुझे हल्के में लिया, मेरी कटिंग रेंज है 714 मीटर, तो भाई इसका मतलब ये है कि उसके अंदर काफी लॉन्ग रेंज अटैक करने की ताकत है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी पूरी प्रिजनर काफी सारे अटैक्स खा के इस मशीन गॉड स्लाइस को खत्म कर देता है। वो कहता है कि शुक्र है एंजल ब्रिसल आर्मर का जिसको मैंने एकदम से उगा लिया और उसके अटैक से मैं बाल बचा, वरना ये घाव और भी ज्यादा गहरे हो सकते थे। अगर ये लड़ाई और ज्यादा लंबी चलती तो सब कुछ तबाह हो जाता। ऐसा लगता है कि अब ये लोग और भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन भेज रहे हैं जैसे ये आया था। तो यहाँ पे ये सारे के सारे प्रिजनर्स खड़े होते हैं और भाई एक नंबर के धोखेबाज है सारे। ये कहते हैं कि भाई इतनी खतरनाक ताकत है इसके अंदर और इतनी मोटिवेशन, इतना खून बहाने के बाद भी अभी तक हमें बचा रहा है ये। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा ये असलियत का हीरो है, अच्छी बात है। और तुमने सुना इसने कहा कि इसने अपनी छाती के वाल एकदम से उगा लिए अटैक से बचने के लिए, क्या बकवास कर रहा है ये। मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ यार मैंने भी सुना ये चीज, बट मुझे यकीन नहीं हुआ था। हमें इस मॉन्स्टर से जल्दी से बच के निकलना होगा। तो पूरी प्रिजनर कहता है ठीक है फिर, अब कोई भी कोजी लव पावर को रोक नहीं सकता, आ जाओ सबके सब आ जाओ। दूसरी ओर यहाँ पे वॉचडॉग मैन भी इन रोबोट्स को हरा रहा होता है। भाई पिग गॉड भाई इन रोबोट्स को खाने शुरू कर देता है। दूसरी ओर चारांग को इधर बैंग को रोक रहा होता है और वो कहता है कि हमारा काउंटर अटैक अब शुरू हो चुका है यहीं से, और बैंग ने भी कुछ रोबोट्स को हराया होता है। वही दूसरी ओर हमें एक और मशीन गॉड सीरीज का रोबोट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इगोरो, और उसने इधर ज़ॉम्बी मैन का कान वान काट के फेंक दिया होता है और वो कहता है कि इसको हमने कैप्चर कर लिया है। लेकिन इस बंदे की दिक्कत क्या है, कितना कमजोर है ये। ऐसा लगता है कि एस क्लास का हीरो उसमें पे है नहीं, ये मजाक ही एक तरीके का। हो सकता है कि एस क्लास के हीरोज को लेकर हमारे पास गलत डाटा हो, या फिर हो सकता है कि ये वो इंसान हो ही ना। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है कि अच्छा तो तुम भी उस रोबोट आर्मी का हिस्सा हो। तो इगोरो कहता है अच्छा ये बोल भी सकता है, ऐसा है तो इसका मतलब ये सही बंदे को पकड़ा है हमने। इगोरो कहता है कि मेरे को उन मामूली रोबोट से कंपेयर मत करो, वो तो सिर्फ खिलौने हैं, हम कुछ अलग तरीके के हैं। तो ज़ॉम्बी मैन पूछता है कैसे। इगोरो बताता है कि हम मशीन गॉड सीरीज प्लान में आए गए किसी भी मुसीबत को निपटाने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारा एक और रोल है कि हम बैटल डाटा इकट्ठा करें और साथ ही साथ मटेरियल्स को इकट्ठा करें जिससे कि हम अपने सोल्जर्स को और ज्यादा मॉडिफाई कर सके। तो ज़ॉम्बी मैन कहते हैं क्या मॉडिफाइड सोल्जर्स। तो इगोरो कहता है हाँ ये हमारा अगला स्टेप है जिसमें हम इंसानों को अपने खिलौने बनाएंगे, उनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए पूरी खुली आजादी है लोगों को, ये बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह होगा जहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो ज़ॉम्बी पूछता है कि मेरा क्या होगा। इगोरो कहता है कि अब रॉ मटेरियल्स चाहिए तो तुम्हें तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर में तुम्हारी बहुत बड़ी सर्जरी होगी। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है कि अच्छा है कम से कम मेरे को दर्द तो महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पे इगोरो ज़ॉम्बी मैन को लेके चले जाता है और इधर साइड में जेनस होता है और वो ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो कहता है ज़ॉम्बी मैन मैंने कहा था तुम काफी ज्यादा जल्दी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर फील्ड टेस्ट वाले सिम्टम्स फिर से मेरे को दिखाई दिए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैंने जो तुम्हारे दिमाग के अंदर बॉम्ब लगाया है उसको फोड़ने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं, उसके लिए मुझसे नफरत मत करना। दूसरा चाइल्ड एम्परर होता है अपने जेट पैक पे और वो काफी सारे रोबोट्स की वाट लगाता है इधर और अपने फ्यूरियस
स्टारलिंक आउटरीच स्क्वाड का इस्तेमाल करता है, जिससे कि काफी सारे छोटे छोटे ड्रोन्स निकल जाते हैं पंछी जैसे, और वो इन सभी रोबोट्स को मार गिराते हैं। तभी उसका कम्युनिकेटर बजने लग जाता है। वो जब इस कॉल को रिसीव करता है तो वो कहता है कि हाय जीमा कुन, क्या तुम ठीक हो, क्या कुछ हुआ है? तो यहाँ पे दूसरी ओर जीमा नाम का एक बंदा होता है, वो भी बच्चा टाइप ही होता है, और वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया क्योंकि मैं पहली बार इमरजेंसी फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों है ना इसामू, कैसे हो तुम? तो इसामू और कोई नहीं बल्कि चाइल्ड एम्परर है, ठीक है। जीमा बताता है कि तुमने इलीगली उस डेटाबेस को एक्सेस किया है जो कि हमने क्रैम स्कूल के दौरान बनाया था, है कि नहीं? तुमने उस पूरी प्रोसेस को इग्नोर किया जहाँ पे हमें यूसेज कंफर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर को भेजनी होती है, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। हो सकता है कि तुम लड़ने में बिजी हो और ये एक एस क्लास के हीरो के लिए मामूली सी चीज होगी, लेकिन वो तुम ही हो इसामू जिसने मेरे ऊपर मैनेजमेंट का बोझ डाला है, तो मुझे ये सब कुछ देखना होगा, है कि नहीं? ये आसान होगा कि मैं तुम्हारे ट्रेसेस मिटा दूं, लेकिन ऐसा तुमने खुद नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि कोई काफी खतरनाक सिचुएशन चल रही है, लेकिन फिर भी ये रूल्स की वायलेशन है, वही रूल्स जिसके लिए तुमने हामी भरी थी। इसके अलावा यहाँ पे एक लड़की भी होती है और वो कहती है यो इसामू, काफी समय हो गया, तुम इतने समय से आर्क में क्यों नहीं आ रहे? भाई दूसरा और एक और बंदा होता है, और यार इनके नाम नहीं पता मेरे को, ये बच्चों की गैंग होती है। ये बच्चे काफी ज्यादा लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल चाइल्ड एम्पायर की तरह। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है ऐसा लगता है तुम सारे के सारे यहीं पे हो, क्यों है ना, लेकिन मेरे को माफ करना, मेरे पास अभी बातचीत करने का समय नहीं है, बाय। तो वो लड़की कहती है रुको रुको, तुम शायद अभी बाहर हो, उस रोबोट आर्मी से निपट रहे हो, क्यों है ना। एक्चुअली हम ये सोच रहे थे कि हम तुम्हारी मदद करें। तो फाइनली हमें बताया जाता है कि क्रैम स्कूल एक स्कूल नहीं बल्कि एक टीम है जो कि उन बच्चों ने बनाई है जिनके पास काफी कमाल की इंटेलिजेंस है। ऐसे गिफ्टेड एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट जो कि कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जिनसे वो इक्वली बात कर सके। इसी वजह से ये आपस में ही मिल गए और इन्होंने अपने खेल खेल में ही इन्होंने काफी चीजें की, जिसमें ये लोग रिसर्च स्टेटस रिपोर्ट करते थे और अपने ओपिनियन वगैरह बताया करते थे। इसके अलावा ये आर्क एंड आर्क नाम के ओपन वर्ल्ड गेम के एम्परर्स भी हैं, जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये टीम आर्क एंड आर्क के वर्ल्ड एनवायरनमेंट को सुपरवाइज करती है और उसको कंट्रोल करती है, और इस रियल लाइफ जैसी दिखने वाली दुनिया में ये अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, कि कैसे लोगों के ऊपर असर पड़ सकता है किसी चीज का, और उसको ये फिर रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनके पास एक मॉडल टाइप है आर्क एंड आर्क, वो एक गेम कह सकते हो तुम, उसको ये कंट्रोल करके देखते हैं। जीवा कहता है कि वो दरअसल बात यह है कि आर्क एंड आर्क कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी हमला हुआ था और उनके सर्वर डाउन हो चुके हैं, और मेरा गेम अगर बिगड़ रहा है तो इसमें मेरी भी प्रॉब्लम है, क्यों है ना। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि ये तो बस एक कहने वाली बात है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी चाइल्ड एम्पायर एक्टिविटीज के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन माफ करना ये कोई गेम नहीं है, ये असली जिंदगी है। जीवा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हमें पता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जैसे पहले चल रही थी हमारे मिलने से पहले। तो ये लोग कहते हैं अरे तुम हमें कुछ भी बता सकते हो, हमने काफी बुरी बुरी चीजें शेयर कर रखी है, क्यों है ना, हम दोस्त हैं। तो चाइल्ड एम्पायर मन में सोचता है दोस्त, तो कहता है कि इसी वजह से मैं तुमको इस चीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने के कोई चांसेस नहीं है, ये कोई गेम की तरह नहीं है जहाँ पे हम आसानी से किसी प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। तो जीवा कहता है ठीक है, फिर मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। मैं अभी दुश्मनों को एक मॉडल बना रहा हूँ और बहुत बड़े रोबोट की आर्मी खड़ी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उनको शहरों में भेजूंगा। वो लड़की कहती है कि मैं एयर स्ट्राइक्स के बारे में सोच रही थी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैनन बनाऊं एक बैलून के अंदर। वही एक और बंदा होता है जिसके हाथ में पट्टी वट्टी लगी होती है, और वो कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है मेरे को अपना मेगा आर्मर पहन लेना चाहिए और बैटल फील्ड में जाना चाहिए, जैसा तुम्हारे पास भी है, क्यों है ना। भाई दूसरी और एक रोबोट होता है, एंड में रोबोट होता है, क्या होता है बंदा पता नहीं है, नाम तो पता नहीं रखे इनके। और ये लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है डार्क वेब पे एक काफी बड़ा ऑर्डर आया है स्टील प्लेट्स का, और वो स्टील प्लेट उन रोबोट्स के अंदर यूज की गई है। एक एआई ने कैलकुलेट करके बताया अगर मैं 17 कदम आगे चलता हूँ तो मैं दुश्मन के मेन कम्युनिकेशन सेंटर में हैक कर सकता हूँ, तो मैं वो करूंगा। तो ये सब के सब लोग वही लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन चाइल्ड एम्पायर इनको रोकता है और वो ये कहता है तुम इन सबसे दूर रहो प्लीज। मुझे माफ करना चिल्लाने के लिए, एक्चुअली मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ अभी, इस समय मैं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता, इससे अच्छा मैं अकेला ही जाऊं, इसी वजह से मुझे माफ करना, मेरे को जाना होगा। और ये बात याद रखना, मैं जानता हूँ तुम कितने ज्यादा केपेबल हो और कितने कमाल के हो, बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ तुम बाकी सिटीजन्स की तरह यहाँ से निकल जाओ, गुड बाय। वही दूसरी ओर हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है जिसने एक लेबोरेटरी को तबाह कर दिया होता है, और वो कहता है कि मेटल नाइट इधर नहीं था, अब बची 2 और लेबोरेटरीज। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, एंड आई नो न्यू चैप्टर भी आ चुका है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी जल्दी से लाऊंगा भाई, 2 मेरे को 5-6 घंटे, ठीक है, बट आज में आ जाएगी, कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।